दोस्तों आज सारा गेम पावर का है। जिसके पास में पावर है उसकी पहुंच है और उसकी पूंछ है। कैसे? आज यूएसए सबसे ज्यादा पावर लेकर बैठा है। उसने इजराइल का इस्तेमाल किया और ईरान पर अटैक किया। वो चाहता तो खुद अटैक कर सकता था, लेकिन वो डायरेक्टली सामने नहीं आना चाह रहा था। उसने इजराइल का इस्तेमाल किया और ईरान के ऊपर अटैक किया। आज इजराइल का इस्तेमाल करते हुए ही वो आज अपने पावर को एग्जिस्ट करना चाहता है गल्फ कंट्रीज के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर। आज रशिया देख लिए, रशिया के पास में पावर है तो उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। आज रशिया ने अमेरिका के ऊपर तो अटैक नहीं किया या अमेरिका ने रशिया के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि वहां पर पावर बैलेंस हो रहा है। जहां पर पावर बैलेंस नहीं होता वहीं पर ही गेम चेंज हो जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक अलग एग्जांपल बताता हूं। आज हिंदू और मुस्लिम के झगड़े कहां पर होते हैं? जहां पर दोनों की पॉपुलेशन इक्वल होगी वहां पर झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की पावर को बैलेंस कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। जहां पर ज्यादा हिंदू होंगे, ज्यादा मुस्लिम होंगे, वहां पर झगड़े होते हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं भारत के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग उनको बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो दिस इज ए गेम ऑफ पावर। सब कुछ पावर का गेम है। चाइना आज ये चाह रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस हो, उसकी पावर सबसे ज्यादा हो। अच्छा, आप देखिए, बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले क्या था? बाइपोलर कंट्रीज थी, या हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपोलर कंट्रीज थी। सब अपने अपने एग्जिस्टेंस को बना रहे थे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाइपोलर कंट्रीज बन गई। रशिया और अमेरिका दोनों सरताज थे, और 1991 के बाद से लेकर यूनिपोलर कंट्री मतलब यूएसए ने राज किया ऑन द बिहाफ ऑफ पावर। और आज मल्टीपोलर कंट्रीज है, सबके पास में अपनी अपनी पावर है। इंडिया के पास में अपनी पावर है, चाइना के पास में अपनी पावर है, रशिया अपनी पावर रखकर बैठा है और यूएसए अपनी पावर रखकर बैठा है, इजराइल अपने ही गीत गा रहा है। तो अभी जो है वो मल्टीपोलर कंट्रीज बन चुकी हैं, सबके पास में अपनी पावर है। लेकिन चाइना ये चाहता है कि साउथ एशिया के अंदर, खास तौर पर एशिया के अंदर, वो अपनी पावर को दिखाए और अपनी पावर को दिखाते हुए अपने नया ग्रुप क्रिएट कर दे, और जिसके अंदर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और चाइना हो। आप लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि चाइना केवल और केवल इसलिए कर रहा है ताकि भारत साउथ एशिया से या एशिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस है भारत की, उससे वो बाहर हो जाए और चाइना वहां पर आकर एग्जिस्ट करे। केवल इसलिए चल रहा है। तो रिसेंटली अभी न्यूज के अंदर यह बना हुआ था कि न्यू रीजनल पावर ब्लॉक पाकिस्तान चाइना प्लानिंग टू रिप्लेस सार्क। अब ये सार्क को जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं। क्यों सार्क को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि सार्क कंट्रीज के अंदर इंडिया डोमिनेट करता है। लेकिन बात यह है यार कि सार्क का अब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया, ये तो खत्म हो जाना चाहिए। अब जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 2016 में इसकी मीटिंग होने जा रही थी, उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि भारत के अंदर उरी अटैक हुआ था और उसके बाद में सब कुछ बदल गया। तो सार्क का अब कोई खासा मतलब नहीं है। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार सार्क को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, चाइना ऐसा क्या करना चाहता है पाकिस्तान को और बांग्लादेश को लेकर कि वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। चलिए, तो सबसे पहले पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश आर डेवलपिंग अ प्रपोजल फॉर न्यू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल मतलब साउथ एशिया के अंदर, और वो रिप्लेस करना चाहता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क को वो रिप्लेस करेगा। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपनी लाइफ के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन है कि आप उसको अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। क्योंकि जब आप लोग असफलताओं से घिर जाएंगे, लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि आपका कंसंट्रेशन फोकस नहीं है, जो कि पोर्नोग्राफी के अंदर पूरी तरीके से खो चुका है। मेरा यह दावा है कि आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन करो। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, 75 चैलेंजेस और 75 रियल लाइफ स्टोरीज। इन टेक्निक्स को खोजने में मैंने बड़ी मेहनत की थी और लाइव सेशंस लिए थे आपके लिए 75 डेज तक। तो आप जरूर जो है 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक बार एक्सेप्ट कीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चलिए, सार्क के अंदर कौन कौन शामिल है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। एक एक देश के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन द रिसेंट 3-वे मीटिंग, अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ने चाइना के अंदर एक मीटिंग की और मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया कि हम लोग एक नए ग्रुप को बनाएंगे और वो नया ग्रुप क्या कहलाएगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये टारगेट कर रहे हैं किसको? सार्क को। अब देखिए,
सबसे पहली बात तो यह है कि सार्क कंट्रीज के अंदर डोमिनेट कौन करता है? इंडिया। और इंडिया का इन्फ्लुएंस यहां पर है। हमको यहां पर यह देखना होगा कि भारत के कितने तो मित्र हैं और कितने जो है दुश्मन हैं। तो इनमें से सबसे अच्छा हमारा जो दोस्त निकल कर आएगा वो है भूटान। इसके अलावा हमारा इमर्जिंग जो फ्रेंड है वो कौन है? अफगानिस्तान, जो धीरे धीरे हमारा मित्र बन रहा है। ठीक है। नेपाल जो है वो अपनी खुद की स्थिति को बैलेंस करना चाहता है, हो नहीं पा रही है। केपी शर्मा ओली बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस अभी भी बना हुआ है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ, नेपाल को भी हम लोग एज ए पार्शियल जो है फ्रेंड मान सकते हैं। ठीक है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो क्या कहें इसके बारे में? दोस्त माने इसको या दुश्मन माने? खैर कोई बात नहीं, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। बांग्लादेश, शेख हसीना जब तक थी तब तक तो हमारा दोस्त था। यूनुस खान को एज ए पपेट गवर्नमेंट वहां पर यूएसए ने बैठाया, क्योंकि यूएसए ने ही तो नोबेल प्राइज दिया था यूनुस खान को। और नोबेल प्राइज देने के बाद यूनुस खान एहसानमंद हो गया, गुणगान करने लगा किसके? यूएसए के। और उसके बाद में बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं भारत का दुश्मन बनना शुरू हो चुका है। श्रीलंका जो है वो बिल्कुल हम लोग ये कह सकते हैं कि इमर्जिंग फ्रेंड है। तो दो कंट्रीज हम लोग कहेंगे, श्रीलंका और भूटान, जो कि हमारे इमर्जिंग फ्रेंड हैं और इंडिया का साथ दे सकते हैं इन एनी कंडीशन। ठीक है। अब देखिए, बात करें बांग्लादेश की, पहले यहीं पर बात करते हैं। बांग्लादेश ने नए रीजनल ग्रुप के लिए कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, हम लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अगर हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग शामिल हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? और चाइना फाइनेंशियली सपोर्ट देगा तो मतलब बांग्लादेश शामिल होगा। पाकिस्तान तो शामिल होगा ही होगा इस ग्रुप के अंदर, वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको तो इंडिया को डिफेंड करना है। ठीक है। इनमें से भूटान को शामिल होना है नहीं होना है, वो इंडिया से जो है परमिशन लेगा ही लेगा। परमिशन मतलब वो बात करेगा इंडिया से, क्योंकि बात यह है कि सार्क का अब कोई खासा महत्व नहीं रहा है, इसीलिए वो सार्क कंट्रीज के अंदर जो देश शामिल हैं उसमें से इंडिया को बाहर निकालेगा और चाइना खुद यहां पर आकर एग्जिस्ट हो जाएगा। बस यही तो द गेम ऑफ पावर। अब इनमें से आप देखेंगे मालदीव्स, आप देखेंगे भूटान। अब मालदीव के अंदर कुछ समय के लिए अगेंस्ट इंडिया प्रोटेस्ट चले थे, लेकिन बात उनको समझ में आई। अभी ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। मालदीव जो है वो बीच में है। अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन चाइना ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आज अफगानिस्तान के अंदर कर दिया है और इसीलिए आज अफगानिस्तान जो है वो चाइना की तरफ रुख करने जा रहा है। तो बात यह है, सीधा सीधा बात यह है कि भारत को रिप्लेस करके चाइना यहां पर आना चाहता है और सार्क का नाम वो चेंज कर देगा। लेकिन सार्क का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो देखिएगा। अब जो सार्क कंट्रीज हैं उसके अंदर तमाम देश शामिल हैं, आप लोगों को पता ही है। फिर देखिए एससीओ के अंदर, फिर एसीडी के अंदर आसियान कंट्रीज है, बिम्स्टेक है। अभी बिम्स्टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। देखिए सार्क कंट्रीज के अंदर 2016 के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी सार्क की, उसके बाद में तो मीटिंग नहीं हुई। 1985 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 8 दिसंबर को। बहुत पुराना ये ग्रुप है। और आप देखिए कि ये जो पॉपुलेशन है एरिया के अंदर भी ये काफी अच्छा खासा एरिया रखता है। फिर टोटल जो पॉपुलेशन है जीडीपी के अंदर हर चीज में जो है एक सार्क जो है महत्व रखता था। और ये था मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सेक्रेटरी जनरल्स की बात करें तो एक तो इंडिया यहां पर है और एक बार इंडिया यहां पर है, मतलब 2008 के अंदर और फिर 1989 के अंदर। तो एक बार तो बने हैं कांत किशोर भार्गव और एक बार बने थे शीलकांत शर्मा। दो जो है हमारे सेक्रेटरी जनरल सार्क के अंदर रहे हैं। और 2023 में जो बांग्लादेश के अंदर था उसमें गोलम सरवार जो है उनको यहां पे सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। अब देखिए सार्क कंट्रीज के बीच में जो है वो वीजा एग्जम्पशन स्कीम लाई गई थी, लेकिन पूरी तरीके से फेल थी ये, क्योंकि सार्क कंट्रीज के अंदर जो देश शामिल थे वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब उन्होंने जब अपने एम्बेसी जो है वहां से अपने देशों से हटाना शुरू किया तो वीजा तो कहां फ्री करेंगे, लेकिन कोशिश बहुत की थी कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे 1992 से वीजा फ्री कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। उसके बाद में बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2004 के अंदर। वैसे तो लाया गया था 1996 के अंदर साफ्टा को, और साफ्टा को लाने के बाद साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया जो है इसको लाने के बाद सिग्नेचर किया गया 2004 के अंदर। लेकिन फिर भी आज देखिए आप कि पूरी तरीके से तहस नहस है,
कोई भी जो है व्यापार नहीं हो रहा। आज भारत पाकिस्तान के बीच में व्यापार खत्म है, ठीक है, आज भारत बांग्लादेश के बीच में व्यापार खत्म है। तो अब इस जो साफ्टा है इसका कोई भी जो है एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये चाइना ने काफी हद तक जो है वो कंट्रीज को इन्फ्लुएंस किया है और तब जाकर ये ट्रेड खत्म हो पाया है। 2016 देखिए, 2016 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सार्क की मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में, लेकिन वो कैंसिल हो गई। कैंसिल क्यों हुई? क्योंकि उरी अटैक हुआ था और उरी अटैक होने के बाद भारत ने कहा कि हम लोग शामिल नहीं होंगे और भारत के पीछे पीछे ही अफगानिस्तान ने कह दिया कि हम भी शामिल नहीं होंगे, भूटान ने कह दिया हम भी शामिल नहीं होंगे। तो आज भारत के इन्फ्लुएंस के अंदर ये देश हैं, भारत जो है डोमिनेट करता है साउथ एशिया के अंदर। अब जैसे ही 2016 के बाद में मीटिंग नहीं हुई तो चाइना ये कहने लग गया कि यार सार्क का कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोग आपस में मिलते ही नहीं हो, इससे बढ़िया एक काम करो कि मैं जो है वो लीड करता हूं, और पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इसके अंदर शामिल करता हूं। लेकिन क्या पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, मैंने पहले भी अपने कई बार लेक्चर्स में कहा है, जहां चाइना एग्जिस्ट करता है उस ग्रुप के अंदर इंडिया को नहीं रहना चाहिए। अभी एससीओ के अंदर क्या हुआ? एससीओ के अंदर जब मीटिंग कंडक्ट करवाई गई तो राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम अटैक जो मामला था, जो टेररिस्ट अटैक था, उसको एससीओ के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं रखा गया है, हम लोग जो है इसको डिनाई करते हैं और कोई साइन नहीं करेंगे। तो इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया साइन ज्वाइंट स्टेटमेंट, है ना, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो था इसको साइन नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि एससीओ का मेंबर 2017 के अंदर भारत बना था, पाकिस्तान भी बना था। अब हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर इंडिया जो है यहां से विड्रॉ कर जाए। तो इंडिया को विड्रॉ करवाने के लिए ही स्ट्रेटेजी थी, इंडिया को विड्रॉ करवाने की स्ट्रेटेजी थी कि एससीओ के ऑफिशियल स्टेटमेंट में पहलगाम अटैक को ना शामिल करते हुए बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको शामिल कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तान खुश रहे, इंडिया नाराज हो, विड्रॉ करे, चाइना अपना डोमिनेंस वहां पर दिखाए, ठीक है ना। फिर देखिए आप, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बिम्स्टेक का सहारा ले सकते हैं। बिम्स्टेक के अंदर यही देश हैं अब, लेकिन इंडिया जो है वो इन सबसे बातचीत करे, इन सबसे बातचीत करे। अब इसके अंदर देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में यूनुस खान की सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक इसके सही दिन नहीं आने वाले हैं। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है इसने, तख्ता पलट होना जरूरी है वहां पर अब तो, क्योंकि कू लग चुका है। सैनिक शासन जो है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश के अंदर जैसे ही कुछ बदलता है तो फिर बिम्स्टेक जो है इसके कंट्रीज आगे इनिशिएटिव लेंगे। तो अभी जो रीजनल ग्रुप बनाने की सोच रहा है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हो सकता है कि आगे जाकर मिलिट्री ग्रुप बन जाए। जैसे चाइना जो है, चाइना आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका का जो ग्रुप है इसको क्या कहता है कि ये तो एशियन नाटो है ना, यही कहता है ना। तो हो सकता है कि चाइना इन तीनों को मिलाकर एक क्या बना ले, एक मिलिट्री ग्रुप बना ले, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे लग रहा है जैसे पुराने भाई थे और अब मिल रहे हैं। तो दोनों के बीच में दोस्ती काफी गहरा रही है, दोनों का आना जाना काफी बढ़ चुका है, मिलिट्री एक्सेस बढ़ रही है, और ये चाइना बार बार चक्कर काट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों जो है वो मिलिट्री ग्रुप आगे जाकर बना सकते हैं, ये 100% चांस है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइफ चेंज करनी है तो ज्वाइन कीजिएगा, और अगर नहीं करनी है तो मत कीजिएगा, सीधी सीधी बात है। टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।